हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम अपना पुराना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो है रोल ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉम्बैटिंग जेंडर बायसनेस। पार्ट 1 है ये हमारे इस टॉपिक का। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और किस तरह वो हेल्प करती हैं जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए। वहाँ पे मैंने मीनिंग और कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स आपको पार्ट 2 में बताऊँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है स्पोर्ट्स। बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि करिकुलम में जो जो चीज़ें आती हैं, चाहे वो क्लास की लर्निंग हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, कॉम्पिटिशन्स हो, ये सारी चीज़ें किस तरह हेल्प करती हैं जेंडर बायसनेस, जेंडर पक्षपात को रोकने के लिए। आपको पता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, घर पे भी और कहीं ना कहीं स्कूल में भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं। किस तरह स्कूल इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके इक्विटी इक्वालिटी इन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश कर सकता है। तो स्पोर्ट्स का देखते हैं कि स्पोर्ट्स किस तरह हेल्प करती हैं। स्पोर्ट्स इज़ अ गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए स्पोर्ट्स जो है वो बहुत अच्छा तरीका है। हम ये चीज़ काफ़ी बारी सुनते हैं, देखते हैं, इवन मूवीज़ में भी ये चीज़ दिखाई जाती है कि जब पर्सन्स के बीच में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है तो उस टाइम पे वो अपने डिफ़िकल्टीज़ और एक दूसरे के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म करके टीम बन के जो है वो खेलते हैं। उसी तरह स्कूल्स में भी जब डिफरेंट स्पोर्ट्स करवाई जाती हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जेंडर बायसनेस किसी भी तरह की ना हो। इन टीम्स बोथ जेंडर्स शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। दोनों जेंडर्स को, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, दोनों को इक्वल वे में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। ये ना हो कि अगर आप स्पोर्ट्स खिला रहे हो तो क्रिकेट है, क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे, गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दोनों को इक्वल वे में पार्टिसिपेट करना चाहिए। देयर इज़ नो वे टू डिस्क्रिमिनेट इन स्पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेसिस पे स्पोर्ट्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी चीज़ हो वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज़ अ सेंटर ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी क्या है? एक सेंटर ऑफ नॉलेज है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। आपके सब्जेक्ट्स की बुक्स भी आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी और एक्स्ट्रा नॉलेज की बुक्स भी आपको लाइब्रेरी में मिलेंगी। मैनी अ टाइम्स लाइब्रेरी प्रमोट्स जेंडर बायसनेस। कई बारी कई इंस्टीट्यूशंस में जो लाइब्रेरीज़ हैं वो जेंडर बायसनेस को प्रमोट कर देती हैं। मतलब कि वहाँ पे पक्षपात बिल्कुल ही सीधे तरीके से किया जाता है। कैसे? डिफरेंट रीडिंग सेक्शंस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ का रीडिंग सेक्शन अलग और गर्ल्स का रीडिंग सेक्शन अलग, अलग अलग जगह पे आप बैठ के पढ़ोगे। डिफरेंट सेक्शंस मेड इन लाइब्रेरी स्पेसिफाइंग बॉयज़ बुक्स एंड गर्ल्स बुक्स। फिर डिफरेंट सेक्शंस बना दिए जाते हैं कि दीज बुक्स आर मेंट स्पेसिफिकली फॉर बॉयज़। ये बुक्स बॉयज़ पढ़ेंगे और ये वाली बुक्स गर्ल्स पढ़ेंगी। इट हिंडर्स जेंडर इक्वालिटी। ये जेंडर इक्वालिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है चीज़। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है अगर आपकी लाइब्रेरी में हैं तो उनको रिमूव करो। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरी कोशिश करोगे कि ये सारी चीज़ें आपकी जो लाइब्रेरी है उसका पार्ट ना बने। इसलिए जेंडर इक्विटी इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जहाँ पे जेंडर बायसनेस ख़त्म हो गई वहाँ पे इक्विटी इक्वालिटी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लाइब्रेरी है वो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए कि चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, क्लासरूम से निकले तो उनका मन करे कि हमने लाइब्रेरी में जाके नई बुक्स को एक्सप्लोर करना है, नई बुक्स के बारे में जानना है ताकि हमें नई नॉलेज मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स मतलब जो बुक्स वगैरह हमें मिलती हैं जिससे हम चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हैं उनको टेक्स्ट बुक्स कहा जाता है। टेक्स्ट बुक्स आर द मेजर टूल ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलर एक्टिविटीज़ का मेजर टूल जो है वो है टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि हम सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक्स में से ही पढ़ते हैं। अगर हमने चैप्टर रीड करना हो तो टेक्स्ट बुक से देखा जाता है, फिर बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी हो तो हम टेक्स्ट बुक्स में से सारे आंसर्स जो है वो निकालते हैं। इसलिए ये करिकुलम का, करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो टेक्स्ट बुक शुड डिपिक्ट मेन एंड वुमेन इन शेयर्ड रोल्स।
इसलिए जो टेक्स्ट बुक है वो मेन एंड वुमेन दोनों के शेयर्ड रोल को रिप्रेजेंट करे कि हमारी कंट्री को, हमारी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए मेन ने क्या किया और क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ वुमेन ने क्या किया और क्या कर रही हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ये चीज़ बताई जाएगी कि मेन ओरिएंटेड सोसाइटी के बारे में, वुमेन का कोई बात ही नहीं की जाएगी, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके माइंड में ये चीज़ आएगी कि हमने जो है वो किसको फॉलो करना है, मैन ओरिएंटेड सोसाइटी को, कि मैन सुपीरियर है और जब भी जो है वो कोई भी काम करना होता है तो मैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी कह सकते हैं कि मंजूरी जो है वो सभी को लेनी ज़रूरी है। तो इस चीज़ का डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ेगा बॉयज़ और गर्ल्स के ऊपर। इसलिए बुक्स में फ़ीमेल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड किए जाने चाहिए और काफ़ी सारे फ़ीमेल कैरेक्टर्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं हमारी बुक्स में, जिससे ये चीज़ पता चलती है कि किस तरह विमेन ने भी हमारी कंट्री को डेवलप किया और एट प्रेजेंट भी वो कैसे हमारी कंट्री को आगे लेके जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विमेन के लिए आप क्या चीज़ पोर्ट्रे कर सकते हो बुक में, विमेन एज अ वर्किंग विमेन, कि वो घर भी संभाल रही है, काम भी कर रही है। फादर को आप पोर्ट्रे कर सकते हो केयरिंग फादर। अब आप ये चीज़ सोचो कि हम जब भी फादर वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि वो ऐसे पर्सन जिनका काम क्या है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना और घर के जितने भी बाहर के काम हैं उनको फुलफ़िल करना। अब इसके ओपोजिट अगर ऐसी फादर की छवि आपको बुक में दिखाई जाए कि फ़ादर जो है वो घर संभाल रहे हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, जबकि मदर जो है वो बाहर जाके काम कर रही है, तो इससे बॉयज़ को ये चीज़ की नॉलेज मिलेगी कि फ़ादर ही ज़रूरी नहीं कि हमारी फैमिली को चलाएं, मदर्स भी जो हैं वो इक्वल रोल प्ले कर सकती हैं हमारी फैमिली में। फिर गर्ल्स को एक्टिव गर्ल्स के रूप में प्रेजेंट किया जाए। गर्ल्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, कंपनीज़ में काम कर रही हैं, कंपनीज़ चला रही हैं, अपनी नई इंस्टीट्यूट्स कंपनीज़ बना रही हैं। और बॉयज़ को क्रिएटिव रूप से आप दिखा सकते हो कि बॉयज़ जो हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स में दिखाना चाहिए, जिससे बच्चों के माइंड में जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं गर्ल्स से रिलेटेड, बॉयज़ से रिलेटेड, वो टोटली ख़त्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, केस स्टडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसमें है कि हम छोटी क्लासेस में तो नहीं ये चीज़ पॉसिबल हो पाती। जैसे जैसे क्लासेस बड़ी हो जाती हैं, आपको पता है कि आपकी बुक्स में किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ आ जाती हैं, कि जैसे आपको कोई एसएसटी का टॉपिक करवाया गया, चिपको मूवमेंट की ही हम बात कर लेते हैं। तो वो क्या है, चिपको मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें ट्रीज़ को बचाने के लिए जो किसी कम्युनिटी के लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था। तो ये चीज़ क्या है, एक केस स्टडी है, एक केस के बारे में आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि उस टाइम पे वहाँ पे लोगों ने किस तरह जो है वो ट्रीज़ को कटने से बचाया। इसी तरह आप अपनी क्लास में या किसी एक्टिविटी में या आप एज अ प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो कुछ केस स्टडीज़, जिसका मोटिव हो जेंडर इनइक्वालिटी को, जेंडर बायसनेस को रिमूव करना, और उस केस स्टडी को बच्चे पढ़ के ये चीज़ समझ पाएँ कि हाँ जी, जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी कम्युनिटी में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हमें रोकना है। इन स्कूल्स केस स्टडीज़ शुड बी डिस्कस्ड, ये बात हम कर चुके हैं। केस स्टडीज़ फोकस्ड ऑन रिमूविंग जेंडर बायसनेस एंड जेंडर इनइक्वालिटी, इन दो चीज़ों को ख़त्म करना है हमने केस स्टडी के द्वारा। इट रियली हेल्प द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटी इन सोसाइटी एंड वर्क टू रिमूव इट। इससे उनको पता चल जाएगा कि क्या इनइक्वालिटीज़ हैं और वो मिल के उनको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स। एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स मतलब कि क्लासेस में जैसे कि कोई टॉपिक चल रहा है तो आप उसमें कोई कंपटीशन करा दो। जैसे इंग्लिश की डिक्टेशन है तो आप टीम्स बना दो और टीम्स में जो है वो आप डिक्टेशन करा सकते हो और ये चीज़ देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है वो डिक्टेशंस किस टीम की सही हैं। सो इसलिए इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए स्कूल में। But one thing that the teacher should keep in mind, that competition between boys and girls not be organized. कंपटीशन ये नहीं होगा आप क्लास में बोलोगे कि देखते हैं बॉयज़ जीतते हैं या लड़कियां जीतती हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि एक टीम में मिक्स कर दो, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, दूसरी टीम में भी कुछ लड़के कुछ लड़कियां, ताकि वो कोऑपरेटिव वे से पढ़ें और जितने भी ये जेंडर बायसनेस के मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं उनके माइंड में वो चीज़ें ख़त्म हो सकें।
सो इट में इंक्रीज जेंडर डिफरेंसेस। इसलिए अगर ऐसी टीम्स बनाई जाएंगी, एक बॉय और दूसरी गर्ल्स की, तो इससे जेंडर डिफरेंसेस और इंक्रीज होंगे। अगर लड़के जीत गए तो उनके माइंड में ये आ जाएगा कि भाई हम सुपीरियर है लड़कियों से, लड़कियों को तो कुछ भी नहीं आता, टीचर्स वैसे उनको प्रेज़ करती रहती हैं। अगर लड़कियां जीत गई, बॉयज़ हार गए, तो उनके मन में जो है वो सुपरियॉरिटी आ जाएगी कि गर्ल्स आर द बेस्ट, बॉयज़ को तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स कीप इन सेम टीम, दैट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। बल्कि उनको एक ही टीम में रखना चाहिए जिससे उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ जाए। नो डिस्क्रिमिनेशन इन सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्लियर गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गेट इन टू साइंस मैथ स्ट्रीम। पहले जो था वो गर्ल्स को साइंस या मैथ स्ट्रीम इतनी ज़्यादा ऑप्ट करने नहीं दी जाती थी। उनके लिए होता था कि आप आर्ट्स ले लो या कोई वोकेशनल कोर्स कर लो, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, सिलाई कढ़ाई वाले कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज कर लो। साइंस और मैथ्स जो है वो आप लोगों के बस की बात नहीं है। बट नाउ डेज आजकल सिचुएशन चेंज हो चुकी है। गर्ल्स कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट टू स्टडी। आज के टाइम में लड़कियां कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकती हैं, और आई थिंक वो जो भी, चाहे वो साइंस को सिलेक्ट करें, चाहे वो आर्ट्स को सिलेक्ट करें, चाहे वो कॉमर्स को सिलेक्ट करें, वो हर फील्ड में आगे जो है वो बॉयज़ से हैं कहीं ना कहीं। दे आर वर्किंग हार्ड टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन देयर लाइफ, और वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करती हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए। दिस थिंग नॉट ओनली अप्लाई टू गर्ल्स बट बॉयज़ ऑल्सो चूज़ फील्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही नहीं है बल्कि बॉयज़ के लिए भी हैं। अब कोई लड़का अगर फैशन डिज़ाइनिंग करके डिज़ाइनर बनना चाहता है, तो ये नहीं है कि आप उसको डीमोटिवेट करो कि ये तेरा काम थोड़ी है, ये ऐसे काम तो लड़कियाँ करती हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो लड़का फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहता है, डिज़ाइनर बनना चाहता है, तो उसको मोटिवेट करो और उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करो कि वो ये वाला जो स्ट्रीम है वो चूज़ ना कर पाए। हो सकता है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी करे कि वो बॉलीवुड हॉलीवुड तक भी पहुंच सके। इसलिए जेंडर के बेसिस पे प्रोफेशन के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चे को अपने मन से अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने देना चाहिए। गर्ल्स हैव बिकम इंजीनियर्स। आज गर्ल्स बड़ी बड़ी इंजीनियर्स बन चुकी हैं, कंपनीज चला रही हैं, और बॉयज़ जो है वो बहुत बड़े शेफ़ बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं। एजुकेशनल टूर्स। समटाइम्स स्कूल टेक चिल्ड्रन टू वेरियस प्लेसेस फॉर एजुकेशनल ट्रिप्स। स्कूल्स आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ जो है वो एजुकेशनल ट्रिप्स भी कंडक्ट कराए जाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो एक्चुअल में उस एनवायरनमेंट को समझ पाए और उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स की नॉलेज हो। द मोटिव इज़ टू ब्रिंग चेंज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि लगातार क्लासेस में बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, लैब वर्क कर रहे हैं, तो मोनोटनी आ जाती है थोड़ी सी, उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता। बट जब उनको ट्रिप पे लेके जाया जाता है, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे वो रिक्रिएशनल हो, एजुकेशनल मतलब ऐसा ट्रिप जिससे उनको पढ़ाई के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि साइंस के स्टूडेंट्स को आप साइंस सिटी ले जाओ, ऐसा कुछ ट्रिप। और रिक्रिएशनल होता है कि उनके मनोरंजन के लिए, जैसे कि आप बच्चों को मूवी दिखाने के लिए लेके जा रहे हो ट्रिप पे, या चंडीगढ़ लेके जा रहे हो, वहाँ पे रॉक गार्डन, ज़ू, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो, तो वो रिक्रिएशनल सा ट्रिप हो जाता है। सो ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लास में हो रहा है, उससे बच्चे जब बोर हो जाते हैं तो उनको एजुकेशनल ट्रिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को कि वो एजुकेशनल ट्रिप में पार्टिसिपेट कर सके। अब जी आप स्कूल में कह दो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस ट्रिप पे गर्ल्स जाएंगी, बॉयज़ नहीं जाएंगे, तो ये बात गलत है। ऐसा ट्रिप बनाओ जिस पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों जा सकें। इफ़ पेरेंट्स हेजिटेट टू सेंड देयर चिल्ड्रन, कई बार पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं कि लड़कियां हैं, हम नहीं भेजेंगे इतनी दूर अपने बच्चों को, तब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर्स कि उनको कन्विंस करें कि ये ट्रिप आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और स्कूल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उनको आराम से लेके जाएगा और सही सलामत वापस ले आएगा। इस तरह पेरेंट्स के माइंड में भी कुछ ना कुछ जो है वो स्कूल के लिए पॉजिटिव चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कोऑपरेटिव अप्रोच। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि मिलजुल के काम करना। सो टीचर्स की ये ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन को बढ़ावा दें। टीचर्स शुड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द स्टूडेंट्स दैट दे शुड वर्क इन अ टीम। टीचर को ये चीज़ समझानी चाहिए बच्चों को कि दे शुड वर्क इन अ टीम। जब वो टीम में काम करेंगे तो डिफरेंट स्टूडेंट्स का ब्रेन जो है वो एक ही एक्टिविटी की तरफ काम करेगा,
और अगर उनको कोई वो काम करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली वो सल्यूशंस उसका ईजी वे से निकाल पाएंगे. सो द टीचर उनको बताए कि इट रियली हेल्प्स देम टू रिड्यूस डिसकम्फर्ट अमंग देमसेल्व्स एंड दे वर्क टुगेदर इन अ टीम. हाँ, कहीं ना कहीं उनके बीच में हेजिटेशन होगी कि हम किस तरह टीम में काम करेंगे, हम तो क्लास में एक दूसरे के साथ कभी बात ही नहीं की. तो इस तरह की बातें टीचर को समझानी चाहिए कि जब हम टीम में काम करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि अपनी टीम को आगे लेके जाना. तो हम बहुत सारे ऐसे काम अपनी टीम के लिए कर जाते हैं जो डेफिनेटली हमारी टीम को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं. इसलिए कोऑपरेटिव अप्रोच जेंडर डिफरेंसेस को, जेंडर बायसनेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस करती है. लैब आपको पता है, साइंस लैब होगी, मैथ्स लैब होगी, ये सारी लैब्स. टीचर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन लैब एक्टिविटी. लैब एक्टिविटी में डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करने चाहिए कि कोई एक्सपेरिमेंट है, आप अकेले बॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो बार बार कर रहे हैं, गर्ल्स को आप नहीं बोल रहे हो. कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप गर्ल्स को आगे कर रहे हो, बॉयज़ को पीछे कर रहे हो. ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. दोनों को बराबर रूप से आप पार्टिसिपेट करने के लिए कहो, क्योंकि इससे उनका मोराल जो है वो बूस्ट अप होगा. और वो अगर उनको लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट में हम ये चेंजेस कर सकते हैं तो नया रिजल्ट दिखेगा हमें, तो वो डेफिनेटली ये चीज़ को बोलेंगे. अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो वो हेजिटेट करेंगे बोलने से कि हमारे बोलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, टीचर जो है वो तो गर्ल्स को बार बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रही है, या टीचर सिर्फ बॉयज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहे हैं. तो ऐसी चीज़ें जो है वो लैब्स में नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों को इक्वल वे से पार्टिसिपेशन करने के लिए कहना चाहिए. ओके लर्नर्स, ये हो गया हमारा टॉपिक करिकुलर एक्टिविटीज़ वाला. ये था पार्ट 2. पार्ट 1 का लिंक आपको मैंने पहले बताया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे हेल्प करती हैं जेंडर बायसनेस को रोकने के लिए. ओके, चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय.